रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ की या फिर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, डिलीवर करने के लिए भी उसको एम्प्लॉय और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ह्यूमन रिसोर्स, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कैसे मिलेंगे? उनको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी कोई एडवर्टीजमेंट्स पब्लिश करती है न्यूज़पेपर में, फिर ऑनलाइन सोर्सेज में, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, जैसे कि आप देखते होंगे कि वी आर हायरिंग या जॉब वैकेंसी, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गया, या फिर रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर्स, या फिर मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर। तो ये जो भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं ना, ये जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उस एडवर्टीजमेंट को देखकर लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, एप्लीकेशन फीस देकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन मोड में, चाहे वो ऑफलाइन मोड में होता है। तो उसी को क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं। यानी कि एडवर्टीजमेंट देना, एडवर्टीजमेंट देखकर कैंडिडेट द्वारा एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो है जॉब के लिए अप्लाई कर देना, यहाँ तक का जो काम होता है उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म सभी लोग सबमिट कर देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट खत्म हो जाता है, उसके बाद आपका देखते होंगे कि रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में कुछ लोग क्वालिफाई करते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। जो क्वालिफाई करते हैं उनका जो है फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कुछ क्वालिफाई करेंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। उसके बाद जो इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फाइनली वो जो है प्लेस होते हैं। तो वो जो प्रोसेस है, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद का जो प्रोसेस होता है, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और फिर प्लेसमेंट, वो चीज़ क्या कहलाती है? सिलेक्शन कहलाती है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन नॉर्मली साथ ही साथ चलते हैं। क्लियर? तो रिक्रूटमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट से अपनी जॉब के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना। और सिलेक्शन क्या हो गया? उस जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना, वो सिलेक्शन कहलाता है। क्लियर? तो रिक्रूटमेंट जो आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, उस एडवर्टीजमेंट को देखकर आप जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो वही चीज़ क्या होती है? रिक्रूटमेंट कहलाती है। तो रिक्रूटमेंट क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पर्सपेक्टिव कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब। यानी कि जो रिलेटेड कैंडिडेट हों उनसे जो है अपनी जॉब के लिए अप्लाई करवाना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। और उसके लिए क्या किया जाता है? एडवर्टीजमेंट्स निकाले जाते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने का जो है मोटिव होता है। यहाँ पे आप किसी को मना नहीं करते हो, किसी को रिजेक्ट नहीं करते हो। यहाँ पे आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। तो इसीलिए क्या है? ये पॉजिटिव प्रोसेस है। एज इट सीक्स टू अट्रैक्ट एज मेनी कैंडिडेट एज पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट क्या हो गया? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहां पे आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करते हो और उनको स्टिमुलेट करते हो कि वो आपकी जॉब के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है उसके लिए अप्लाई करें। वही चीज़ रिक्रूटमेंट कहलाता है। तो रिक्रूटमेंट आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, उसका जैसे ही एडवर्टीजमेंट आता है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है लगातार लाइन से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी होती हैं उसके लिए जो ऑनलाइन वेबसाइट होता है वो ठप हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन सर्वर स्लो हो जाता है। वहीं पर अगर आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज देखें तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड किसकी है? गवर्नमेंट जॉब की होती है, प्राइवेट जॉब की कम होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो ज़्यादा कैंडिडेट्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अप्लाई करें। लेकिन प्राइवेट जॉब को देख लीजिए, तो प्राइवेट जॉब में ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है स्टिमुलेट नहीं होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। या फिर जो अगर अच्छा पैकेज है या फिर कोई ब्रांडेड कंपनी है, तो वहाँ पे जो है कैंडिडेट्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब रिक्रूटमेंट क्या हो गया कि रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट से अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब है, जो भी वैकेंसीज है, उसके लिए एप्लीकेशन कैंडिडेट से मंगवाना। क्लियर? दैट इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर्स तो यही हो गया कि क्या है? पॉजिटिव फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने की कोशिश करते हो, यहाँ पे आप किसी को रिजेक्ट नहीं करते हो। दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप रिक्रूटमेंट करोगे, लोग जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि कोई रिटायर हो रहा है, हो सकता है किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का ट्रांसफर हो गया, या फिर किसी ने कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो उस केस में क्या है कि फिर से आपको रिक्रूटमेंट फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिंकिंग एक्टिविटी, रिक्रूटमेंट के जरिए ही तो कैंडिडेट और एम्प्लॉयर एक दूसरे से मिलते हैं। भाई कैंडिडेट बहुत सारे हो सकता है कि ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हों, लेकिन जब तक एडवर्टीजमेंट आएगा नहीं तब तक एम्प्लॉयर कैंडिडेट से मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो रिक्रूटमेंट है वो क्या है, लिंकिंग एक्टिविटी है। परवेसिव फंक्शन कहने का मतलब कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस यानी कि रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है और वहाँ सामने से कैंडिडेट उस रिक्रूटमेंट को देख के, उस एडवर्टीजमेंट को देख के अप्लाई करता है। तो ये टू वे प्रोसेस यानी कि दोनों तरफ से एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं रिक्रूटमेंट में। क्लियर। अब बात कर लें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिंपल सा है कि पहली चीज़ तो आप पहले यहाँ पे क्या करते हो, HRP आपने पहले डिस्कस कर लिया हमने, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्लानिंग किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका जॉब लोकेशन क्या होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जो होता है ना उसमें ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आप एडवर्टीजमेंट में दोगे। तो उसके लिए पहले आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट प्लानिंग कर लोगे। क्लियर। उसके बाद सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि आप ढूंढोगे कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, इंटरनली रिक्रूट करना चाहते हो या फिर एक्सटर्नल जाके रिक्रूट करना चाहते हो, या फिर किसी कॉलेज में जाके रिक्रूटमेंट ड्राइव करना चाहते हो, या फिर किसी लेबर कॉन्ट्रैक्ट से जाके कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनसे जाके कॉन्टैक्ट करना चाहते हो। यानी कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को आप सर्च करोगे, उसको कॉन्टैक्ट करोगे और फिर एक एप्लीकेशन पूल तैयार करोगे। यानी कि बहुत सारे 10 वैकेंसीज हैं आपके यहाँ पे, तो 10 के लिए आप कम से कम 100 लोगों का एक एप्लीकेशन पूल तैयार कर लोगे। एप्लीकेशन पूल यानी कि बहुत सारा एप्लीकेशन आप मंगवा लोगे और उसके बाद उन एप्लीकेशन में से आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो। तो ये जो एप्लीकेशन पूल है यहीं तक का काम क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। उसके बाद सिलेक्शन आ जाता है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यही होता है कि सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट प्लानिंग करोगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका जॉब लोकेशन क्या होगा, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए होगा, उसकी सैलरी क्या होगी, पैकेज क्या होगा, वो सारा डिटेल जो है आप प्लान करते हो। उसके बाद एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हो, डिफरेंट जो सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के उनको कॉन्टैक्ट करोगे और एक एप्लीकेशन पूल तैयार करते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि अब बात कर लें कि रिक्रूटमेंट के लिए आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ से आपको कैंडिडेट मिल सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को आप जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। तो अगर हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज होती हैं वो इंटरनल यानी कि अपने ही एम्प्लॉयज़ से जो है फिल करने की कोशिश की जाती है, वहीं से रिक्रूटमेंट हो जाता है। जैसे एक मेथड है ट्रांसफ़र, यानी किसी दूसरे डिपार्टमेंट से या फिर किसी दूसरे ब्रांच से आपने क्या किया, किसी कैंडिडेट को, किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करके जहाँ पे वैकेंसीज थी वहाँ पे मंगवा लिया। ठीक। दूसरा प्रमोशन यानी कि लोअर लेवल एम्प्लॉय को आपने प्रमोट करके हाई लेवल पे पोस्ट कर दिया, तो प्रमोशन के जरिए भी वैकेंसीज फुल हो सकती हैं। डिमोशन, किसी को डिमोट कर दिया यानी कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया था, उसको आपने डिमोट करके नीचे लेवल पे लेके आ गए। या फिर फोर्थ टेक्निक क्या है, रिटायर्ड एम्प्लॉय, यानी किसी एम्प्लॉय को, कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो गया था तो उसको आप दोबारा से रिक्रूट कर ले रहे हो। ठीक है, दोबारा से उसकी सर्विसेज ले रहे हो। या फिर रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय करने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना कई सारे लोगों को निकाल देती है। उनके यहाँ पे हो सकता है कि एम्प्लॉय ज़्यादा हो रहे हो या फिर उनके पास काम नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, निकाल दिया। तो जिनको आपने निकाला है ना उनको दोबारा से आप वापस मंगवा सकते हो, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। वहीं पे नेक्स्ट है डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, यानी कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उनकी अचानक से डेथ हो जाती है या फिर कोई हैंडीकैप हो जाते हैं, तो उस केस में उनके डिपेंडेंट या फिर रिलेटिव जो होते हैं उनसे भी आप जो है उनको एज अ कैंडिडेट रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, यानी कि आप इनसे कांटेक्ट करके अपने यहाँ पे जो भी वैकेंसीज है उसको जो है आप फिल कर सकते हैं। क्लियर। तो इंटरनल सोर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही ट्रांसफर आपके डिपार्टमेंट या फिर किसी दूसरे ब्रांच से कर सकते हो। प्रमोशन वो भी डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो गया। डिमोशन वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो गया। रिटायर्ड एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय छोड़ के गया है, जो रिटायर हो चुका है, तो आपके पास पूरा डेटा है ही उसके पास, आपने उसके दोबारा कांटेक्ट कर लिया। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय जिसको आपने निकाला है तो उससे आपने कांटेक्ट करके उसको वापस मंगा लिया, बुला लिया। या फिर जो डिसीज्ड एम्प्लॉय था उसके डिपेंडेंट है, उसके रिलेटिव से आपने कांटेक्ट किया और उनसे जो है अपनी पोस्ट को फिल कर लिया। क्लियर। अगर इससे भी फिल नहीं होता तो फिर अगला मेथड है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के सोर्सेज हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो एडवर्टीजमेंट्स निकालती है, चाहे वो प्रेस में हो यानी न्यूज़पेपर्स में हो, चाहे वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर डिफरेंट जो वेबसाइट्स होते हैं जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, तो वहाँ पे जो है आप जाके एडवर्टीजमेंट्स को देख सकते हैं। उसके बाद फिर आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखते होंगे कि आप जो कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, वो यही चीज़ है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कॉलेजेस में जाती हैं, वहाँ पे जैसे ही किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, फिर फाइनल ईयर में होता है, उसको रिक्रूट कर लेती हैं। तो दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लेसमेंट एजेंसीज, बहुत सारे आज के टाइम पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
काम ही यही करती हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करेंगी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो है कैंडिडेट सर्च करके रखेंगे और जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ेगी वो उनको जाके वहाँ पे प्लेस कर देती हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसी यानी कि आउटसोर्सिंग, यानी कि आप खुद रिक्रूटमेंट करो, जो कोई एजेंसीज है प्लेसमेंट करवाती है उसको आप जो है आउटसोर्स कर दो, अपना काम उसको दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जहाँ पे जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है तो वो कैंडिडेट अपना डेटा उस गवर्नमेंट ऑफिसर्स में रखते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कोई प्लेसमेंट आती है, कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो फिर उस कैंडिडेट को उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके भेज देते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे अक्सर जो है डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो जॉब फेयर्स लगाती हैं, तो एक तरीके का वही हो गया, क्लियर। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेज। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो लेबर प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए। जैसे आपको घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो 10 लेबर लेके चला आता है, तो उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अनसॉलिसिटेटेड एप्लीकेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि वैकेंसीज नहीं होती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम जाके अपना एप्लीकेशन जो भी अपना रिज्यूमे या बायोडाटा होता है हम ऑर्गेनाइजेशन में लगा के चले आते हैं कि कभी वैकेंसीज आएगी तो हमें कांटेक्ट किया जाएगा। तो आप उन एप्लीकेशंस में से भी जो है आप जो है कांटेक्ट करके रिक्रूटमेंट के लिए उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो अनसॉलिसिटेड यानी कि वॉक इन। वहीं पर एम्प्लॉय रेफरल, एम्प्लॉय से आप पूछ सकते हैं कि आप किसी को रेफर करिए, यानी नॉर्मली जो एम्प्लॉय रेफरल होता है वो हायर पोस्ट पर ही होता है कि आप रेफर करिए कि जो मैनेजमेंट पोस्ट है या जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है इसके लिए कौन बेस्ट सुटेबल रहेगा, कोई आपके जानने में हो तो बताइए। तो वहां से जो है आपको जो है लीड मिल जाती है। और वहीं पे लास्ट ऑप्शन दैट इज रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, यानी कि बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं जो अपने गेट पे ही क्या करती हैं, वो नोटिस लगा देती हैं या फिर एडवर्टाइजमेंट चिपका देती है और वहां से जो है वो जो है कैंडिडेट से एप्लीकेशन मंगवा लेती हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए, क्लियर। अब बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो जैसे सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि आप जिस भी लोकेशन में हैं, जिस भी कंट्री में हैं, वहाँ पे जो लेबर है, जो एम्प्लॉय है, उनकी कितनी सप्लाई है और कितना डिमांड है। ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो बट ऑब्वियसली आपको कॉस्टली पड़ेगा और रिक्रूटमेंट में जब भी आप रिक्रूटमेंट जब भी आप एडवर्टीजमेंट पब्लिश करोगे तो उतने कैंडिडेट नहीं आएंगे जितना आप सोचते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे, कम अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपके पास एप्लीकेशन कम आएंगे। हो सकता है 10 वैकेंसीज आपके यहाँ हैं और हो सकता है कि 10 में से खाली 5 ही एप्लीकेशन फॉर्म आए, क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो 10 की जगह 10 पे 10 वैकेंसीज के लिए आपको हज़ारों एप्लीकेशन आ सकते हैं। जैसा कि आप देखते भी होंगे कि 100 पोस्ट के लिए, 50 पोस्ट के लिए लाखों एप्लीकेशन चले जाते हैं गवर्नमेंट जॉब के केस में, क्लियर। नेक्स्ट है लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट यानी कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी एरिया में हैं, उस एरिया में लेबर है कि नहीं है, लेबर मार्केट अवेलेबल है कि नहीं है। आप देखते होंगे अक्सर चौराहों पर बहुत सारे लेबर्स जो है खड़े रहते हैं सुबह सुबह कि कहीं उनको कोई काम मिल जाए। तो लेबर मार्केट यानी कि आप जिस एरिया में वहाँ पे लेबर मार्केट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उस केस में फिर आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, आपको जो है एक्सटर्नल सोर्सेज का रिक्रूटमेंट जो है वो सर्च करना पड़ेगा। इमेज और गुडविल, नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे होते हैं, जिनका एक गुडविल होता है मार्केट में, उनमें जो है लोग आसानी से उनको जो है कैंडिडेट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल अच्छा नहीं है, इमेज अच्छा नहीं है, तो आपको कैंडिडेट आसानी से नहीं मिलते हैं। तो ये अफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट का। आप कितना भी एडवर्टीजमेंट दिखा लो, अगर आपकी कंपनी का गुडविल नहीं है या फिर आप अच्छा सैलरी पैकेज नहीं दे रहे हो तो आपके पास कोई नहीं आएगा। वहीं पर कॉम्पिटिटर, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स पहले से लेके चले जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन भी अगर है ज़्यादा तो उस केस में भी आपको जो है कैंडिडेट या रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको ऊपर अच्छा नहीं पड़ता, यानी कि ज़्यादा एप्लीकेशन आपके पास नहीं आते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल, सोशल, लीगल एनवायरनमेंट। इसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे सपोज करें कि रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन की वजह से भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो एसटी पोस्ट की, एसटी की जो वैकेंसीज होती हैं एसटी कैटेगरी की, वो वैकेंट रह जाती हैं क्योंकि उनको कैंडिडेट मिलता ही नहीं है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो हैम्पर करता है। अब उनको तो एसटी कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व है, उतना कैंडिडेट चाहिए ही, लेकिन उनको डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिलता, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो हैम्पर करता है। तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कैसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसके बेसिस से भी। अब प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कैंडिडेट है उसके लिए वो काम ही नहीं करना चाहता है तो अप्लाई ही नहीं करेगा। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी का पे पैकेज कैसा है। अगर लोअर पे पैकेज है तो अब कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन पैकेज अच्छा है तो कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएंगे। साइज ऑफ फर्म बड़ी है या फिर फर्म छोटी है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट की कॉस्ट क्या है, यानी कि जो
जो एडवर्टीजमेंट्स देते हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो भी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आती है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डालता है रिक्रूटमेंट में। भाई एडवर्टीजमेंट पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही तो कंपनी एडवर्टीजमेंट करेगी नहीं, और जब एडवर्टीजमेंट करेगी नहीं तो उसके पास ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे नहीं। टाइप ऑफ वर्क, किस टाइप का काम जो है परफॉर्म करना है उस पोस्ट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करेंगे या फिर कम अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये जो है फैक्टर्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट को, यानी कि ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे कि कम एप्लीकेशन आएंगे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे, कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे, कौन सा सोर्स यूज़ नहीं करेंगे, वो भी इन फैक्टर पे है। भाई किसी कंपनी में कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ज़्यादा आ रही है, यानी एडवर्टीजमेंट करने की ज़्यादा आ रही है, तो वो क्या करेगा, वो इंटरनल सोर्स का यूज़ कर लेगा। वो जिस एम्प्लॉय को निकाला होगा उसको दोबारा बुला लेगा, नए एम्प्लॉय को चूज ही नहीं करेगा, एक्सटर्नल सोर्स पे जाएगा नहीं। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। अब बात कर लें सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन कहने का मतलब क्या है कि आपके पास 10 वैकेंसीज थी, आपने 100 या 1000 एप्लीकेशन फॉर्म मंगवा लिया। आपके पास रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आपने निकाला, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला, एडवर्टीजमेंट देखकर 1000 बच्चों ने जो है अप्लाई कर दिया। 10 वैकेंसीज है, 1000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया। अब आपको 10 ही कैंडिडेट तो चाहिए, तो जो 1000 कैंडिडेट हैं वो सभी के सभी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको चाहिए 10। तो जो 1000 हैं उनमें से भी आप क्या करोगे, जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको आप जो है चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो यही चीज क्या कहलाया जाता है, सिलेक्शन कहलाता है। चूजिंग द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। 10 वैकेंसीज हैं, 1000 एप्लीकेशन है, हजारों एलिजिबल हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो अब उनमें से भी बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना ही सिलेक्शन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ चूजिंग और पिकिंग द राइट कैंडिडेट हु इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ वैकेंट जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही चीज क्या है, सिलेक्शन है। तो इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। इसको नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहा गया सिलेक्शन को, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, रिजेक्शन होगा। यहाँ पे 1000 बच्चे आएंगे आपके पास और आप जो है उसमें से 10 को हाँ कहोगे, बाकी को ना कह दोगे, बाकी को रिजेक्ट कर दोगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नेगेटिव प्रोसेस, एज इट इन्वॉल्व्स रिजेक्शन ऑफ अनसुटेबल कैंडिडेट, यानी कि जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं होंगे उनको आप जो है रिजेक्ट कर देते हो, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहा गया है। तो अलग अलग डिफिनेशंस हैं सिलेक्शन की, जैसे अकॉर्डिंग टू स्टीवन पी रॉबिन्स एंड मैरी काउल्टर, उन्होंने क्या कहा, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेशंस टू इंश्योर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आर हायर्ड। तो यहाँ पे क्या था, जो जॉब एप्लीकेशंस होते हैं उनको स्क्रीनिंग की जाती है, उनकी चेकिंग की जाती है, जिससे कि आप अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हायर कर सकें। वहीं पे दूसरी डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डे लियोडर, उन्होंने कहा कि सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं उनको आप जो है 2 क्लासेस से डिवाइड कर देते हो, दोज हु विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी जिनको नौकरी मिलेगी, एंड दोज हु विल नॉट, जिनको नौकरी नहीं मिलेगी। बट ऑब्वियसली बताए सिलेक्शन 10 वैकेंसीज है, 1000 ने अप्लाई किया है, तो क्या कहोगे आप, 990 लोगों को ना कह दोगे और 10 लोगों को हाँ कहोगे। तो ये चीज़ क्या है, सिलेक्शन कहलाती है। क्लियर? तो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कंडक्ट करते हो। नॉर्मली ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना वहाँ पे नॉर्मली होता है कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म बनवाने से पहले ही आपसे जो है थोड़ा बहुत जॉब के बारे में छोटी मोटी नॉलेज जो है डिस्कशंस होती हैं। क्लियर? तो प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होने के बाद अगर लगता है कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, तो आपसे क्या होता है कि आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिया जाता है, रिसीविंग एप्लीकेशन, यानी कि जॉब के लिए आपसे एप्लीकेशन भरवा लेंगे, जो कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करते हो, उसमें सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अपना परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे फिल करते हैं। क्लियर? उसके बाद जो डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि चेक किया जाता है कि जो भी डिटेल्स हैं क्या सही भरे हैं, क्या वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जब आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म हो जाती है उसके बाद फिर आपके पास क्या आता है, देखते होंगे कि आपके पास एडमिट कार्ड आता है और आप जाते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने। आप क्या जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देने। गवर्नमेंट जॉब की बात करें या फिर ऑनलाइन मेथड की बात करें तो आप फॉर्म अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आता है और आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, यानी कि जो एग्जामिनेशन होता है ना, एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं आप, तो वो चीज़ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है। तो वहाँ पे जो है आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया या फिर अचीवमेंट टेस्ट हो गया, मैकेनिकल टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं। उसके बेसिस पे आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। फिर वो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है, तो जो लोग उस एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ होता है उसको क्वालिफाई कर लेंगे, तो उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप अक्सर देखते होंगे एडमिशन में, एडमिशन में क्या होता है कि
आईआईटीज़ में हो गया, फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में हो गया, तो वहाँ पे कट ऑफ जारी हो जाता है। डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए 99-90% जाती है कट ऑफ। तो वहाँ पे क्या होता है कि 90 से ऊपर जो 99 सपोज के 98 कट ऑफ गई, तो 98 से जो ऊपर हैं उनका एडमिशन हो गया, 98 से नीचे हैं जो उनका रिजेक्शन हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में भी यही हुआ कि कट ऑफ फिक्स हो जाती है। कट ऑफ से ऊपर जिनका आया मार्क्स उनको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और कट ऑफ से नीचे जिनका मार्क्स आया उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो वापस घर जाएंगे, फिर कहीं दूसरी जगह पे जो है ट्राई करें, दूसरी बार ट्राई करें। और फिर जो जिनका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास हो गए उनका इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू होगा, अब सपोज करिए कि 10 वैकेंसीज है, 40 लोग आप में जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए। अब 40 कैंडिडेट का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, अब यहाँ पे भी आप जो है कई लोगों को रिजेक्ट कर दोगे। 10 में से हो सकता है कि 20 ही लोगों को आप सेलेक्ट करो, जिसमें से 10 को सेलेक्ट कर लोगे, 10 को वेटिंग लिस्ट में डाल दोगे और बाकी 20 को आपने मना कर दिया। उसके बाद रेफरेंस चेकिंग होता है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना, और ये नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, रिज्यूमे या बायोडेटा देते हो, तो वहाँ पे आपसे रेफरेंस मांगा जाता है कि यानी कि आप जो है 2 लोगों का या 3 लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए जो आपको जानते हैं, एज अ एम्प्लॉई आपने उनके साथ काम किया है, ठीक है, तो जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस के बारे में उनसे बातचीत की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्रॉस चेक करती है, उस जो भी आप रेफरेंस देंगे ना उनसे कांटेक्ट करके और उनसे पूछेगी आपके बारे में कि आप क्या करते थे, क्या काम परफॉर्म करते थे, कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, आपका बिहेवियर कैसा, वो सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। क्लियर। उसके बाद फिर क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में जब आप कंप्लीटली फिट होते हैं, नॉर्मली बहुत सारी जॉब में मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी जॉब में मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, यानी कि आप उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए फिजिकली फिट हैं या नहीं हैं। क्लियर। आप सपोज करिए कि कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपकी आई साइट सही होनी चाहिए, तो वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ये चेक करने के लिए कि आपकी आई साइट सही है या कि खराब है। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे ही आप पास कर लेंगे, जैसे कि पुलिस वगैरह में आप देखते होंगे तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद आप उसको पास कर लेंगे तो फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि अब आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये पूरा जो है सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम जनरल जो आज के टाइम पे चलता है, ठीक है, आज के टाइम पे क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्रूटमेंट का नोटिस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उसके बाद जो है एडमिट कार्ड निकाल कर जो है आपका एग्जामिनेशन टेस्ट यानी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करवाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो पास हो जाते हैं उनका रेफरेंस चेकिंग होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। क्लियर। अब बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है सिलेक्शन का, तो देखिए बट ऑब्वियस बात है कि सेलेक्ट सुटेबल कैंडिडेट। हम सिलेक्शन के जरिए जो सुटेबल कैंडिडेट हैं, जो बेस्ट कैंडिडेट हैं, उनको सेलेक्ट करने की कोशिश की जाती है। वेरीफाइज एप्लीकेंट कैपेबिलिटीज़। सिलेक्शन में आप जो अलग अलग एप्लीकेंट होते हैं उनकी कैपेबिलिटी को वेरीफाई करते हो कि हाँ जो हमें पोस्ट चाहिए था उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए था वो उसके पास है या नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, वेरीफाई करते हो। प्लेस राइट कैंडिडेट एट राइट जॉब। इसके जरिए सिलेक्शन के जरिए जो राइट कैंडिडेट है राइट जॉब के लिए उसको प्लेस करते हो। क्लियर। जनरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो हर कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाती हो, तभी तो आप कंपेयर करोगे कि कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज़ सेव कॉस्ट। इससे क्या है कि कॉस्ट बचती है। कॉस्ट कैसे बचती है, देखिए अब होता क्या है कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में कॉस्ट आती है। अब आपने एक बार रिक्रूटमेंट कर लिया, अगर आपने बेस्ट कैंडिडेट नहीं चूज़ किया तो हो सकता है कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो एम्प्लॉय आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपका छोड़ के चला जाता है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का काम तो हैम्पर होगा। अब आपको दोबारा से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा उस एक पोस्ट के लिए, फिर से उतना खर्चा आएगा। तो अगर आप बेस्ट कैंडिडेट पहली बार में चूज़ कर लोगे तो आपका कॉस्ट क्या है वो बचेगा। तो ये सेफ कॉस्ट। क्लियर। तो होप आपको डाउट क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।